नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पहलगाम में हुए जानलेवा आतंकी हमले के करीब 8 महीने बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने मामले में 1557 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें लश्कर ए तैयबा के एक टॉप कमांडर समेत 7 आरोपियों को नामजद किया गया है। चार्जशीट में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और उसके फ्रंट संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ को 22 अप्रैल को हुए हमले का जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें अधिकांश पर्यटक थे। एनआईए के मुताबिक लश्कर ए तैयबा का शीर्ष कमांडर साजिद जट इस हमले का मुख्य हैंडलर था। चार्जशीट में 3 पाकिस्तानी आतंकियों सुलेमान शाह, हबीब ताहिर उर्फ सिबरान और हमजा अफगानी का भी जिक्र है, जिन्हें जुलाई में श्रीनगर के पास मुठभेड़ में मार गिराया गया था। एजेंसी ने आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता, शस्त्र अधिनियम और यूएपीए के तहत आरोप लगाए हैं, जिनमें भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की धाराएं भी शामिल हैं। इसके अलावा 2 स्थानीय आरोपियों पर आतंकियों को पनाह देने और सहयोग करने का आरोप लगाया गया है। जांच में साजिद जट को टीआरएफ का ऑपरेशनल चीफ बताते हुए कश्मीर में भर्ती, फंडिंग और आतंकी हमलों की साजिश में उसकी प्रमुख भूमिका उजागर की गई है। बिहार के नवादा जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। कपड़े बेचने वाले एक फेरी वाले मोहम्मद अतहर हुसैन की कथित भीड़ द्वारा पिटाई के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। मोहम्मद अतहर हुसैन 4 भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके भाई मोहम्मद शाकिब ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 7 बजे उन्हें घायल व्यक्ति की तस्वीर दिखाई गई, जिसे देखकर वे सन्न रह गए। वह तस्वीर उनके बड़े भाई की थी। हुसैन की मौत शुक्रवार को नवादा के एक सरकारी अस्पताल में हुई। हमले के करीब 1 हफ्ते बाद आरोप है कि भट्टा गांव के कुछ स्थानीय लोगों ने उन पर हमला किया था। मौत से कुछ दिन पहले अस्पताल के बिस्तर से रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो बयान में हुसैन ने आरोप लगाया कि 4 लोगों ने उन्हें कमरे में बंद किया, फिर रात में लौटकर कपड़े उतारकर उनका धर्म पहचाना। हुसैन के मुताबिक इसके बाद उन पर पेट्रोल डाला गया, गर्म लोहे से दागा गया और प्लास से कान और उंगलियों को नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि पीड़ित की पत्नी की शिकायत में धर्म के आधार पर पहचान वाली बात दर्ज नहीं है। नवादा सदर के एसडीपीओ और पटना के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इसे धार्मिक लिंचिंग का मामला मानने से इनकार किया है। पुलिस के अनुसार यह मामला चोरी के शक में हुई गलत पहचान से जुड़ा हो सकता है। बिहार के नवादा जिले के रोह थाना क्षेत्र में एक मुसलमान फेरी वाले की कथित भीड़ हिंसा में हुई मौत के मामले में पुलिस ने अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोह थाने के प्रभारी रंजन कुमार के अनुसार मोहम्मद अतहर 5 दिसंबर को भीड़ के हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे और इलाज के दौरान 12 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। पहले इस मामले में मारपीट का केस दर्ज किया था, लेकिन अतहर की मौत के बाद पुलिस ने इसे हत्या की धाराओं में बदलने के लिए अदालत में अर्जी दी है। परिजनों के मुताबिक अतहर फेरी लगाकर कपड़ा बेचने का काम करते थे और परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। उनके भाई चांद मियां ने आरोप लगाया कि नाम और मजहब पूछने के बाद अतहर के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा में प्रस्तावित बदलावों को लेकर विपक्ष के विरोध के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने नाम बदलने से उपजे विवाद को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी पीबीजी रामजी बिल 2025 पर प्रतिक्रिया देते हुए शशि थरूर ने कहा कि समस्या नाम बदलने में नहीं, बल्कि इसे जिस तरह पेश किया गया उसमें है। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ग्राम स्वराज और राम राज्य की अवधारणाएं महात्मा गांधी के विचारों के खिलाफ नहीं थीं, बल्कि उनकी चेतना के 2 स्तंभ थीं और इस बदलाव को गांधी की विरासत से इनकार के रूप में दिखाना गलत है। थरूर ने अनावश्यक विभाजन पैदा करने के प्रति भी चेताया। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल मोदी सरकार पर मनरेगा को हटाकर नया ग्रामीण रोजगार ढांचा लाने को लेकर हमला कर रहे हैं। दिल्ली में खतरनाक स्तर तक पहुंच चुके वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने क्लास 5th तक के छात्रों के लिए स्कूलों को हाइब्रिड व्यवस्था से हटाकर पूरी तरह ऑनलाइन कक्षाएं चलाने का निर्देश दिया है। यह आदेश एक आधिकारिक निर्देश के तहत जारी किया गया है और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप के स्टेज 4 के तहत सख्त प्रदूषण नियंत्रण उपाय लागू किए जाने के एक दिन बाद आया है। इससे पहले शनिवार को दिल्ली शिक्षा निदेशालय यानी डीडीई ने स्कूलों को हाइब्रिड मोड में काम करने की अनुमति दी थी, जिसमें फिजिकल और ऑनलाइन कक्षाओं का मिश्रण शामिल था। 13 दिसंबर के सर्कुलर में टीडीई, एनडीएमसी, एमसीडी और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के अधीन सभी सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को क्लास
9th और 11th तक के छात्रों के लिए जहां संभव हो ऑनलाइन पढ़ाई के साथ हाइब्रिड व्यवस्था अपनाने को कहा गया था। उस समय स्कूल खुले थे और ऑनलाइन कक्षाओं में भागीदारी वैकल्पिक थी। हालांकि हवा की गुणवत्ता बिगड़ने के बाद अब सरकार ने छोटे बच्चों के लिए नियम कड़े करते हुए क्लास 5th तक पूरी तरह ऑनलाइन पढ़ाई अनिवार्य कर दी है। मोदी सरकार मनरेगा की जगह एक नया कानून लाने की तैयारी में है, जिसे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी पीबीजी रामजी बिल 2025 नाम दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है और इसकी प्रतियां सोमवार को लोकसभा सदस्यों को दी गई। नए कानून में महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है, जबकि सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास ने इसे राज्यों और गरीबों के साथ धोखा बताया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि वे महात्मा गांधी का नाम क्यों हटा रहे हैं। महात्मा गांधी इस देश के, दुनिया के और इतिहास के सबसे महान नेताओं में से एक हैं। मुझे समझ नहीं आता कि यह क्यों किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि योजना का नाम बदलने से कार्यालयों, स्टेशनरी आदि में बदलाव के लिए सरकारी खर्च बढ़ेगा और यह अनावश्यक है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह केवल महात्मा गांधी नरेगा के नाम बदलने की बात नहीं है, यह बीजेपी आरएसएस की मनरेगा को खत्म करने की साजिश है। संघ के 100 साल पर गांधी का नाम मिटाना ये दिखाता है कि जो मोदी जी विदेशी धरती पर बापू को फूल चढ़ाते हैं वो कितने खोखले और दिखावटी हैं। मनरेगा का नाम बदले जाने को अन्य विपक्षी नेताओं ने रोजगार के अधिकार का अंत बताया है। सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि यह मनरेगा की मूल संरचना को तोड़ रहा है, केंद्र की भूमिका बढ़ा रहा है और राज्यों पर अव्यावहारिक बोझ डाल रहा है। उन्होंने कहा कि जी राम जी का मतलब है केंद्रीय नियंत्रण, राज्य का फंड और सशर्त अधिकार, वही मजदूर, कम अधिकार, ज्यादा बोझ। यह बिल मनरेगा में सुधार नहीं करता, यह इसे वित्तीय, संस्थागत और नैतिक रूप से खत्म कर देता है। कुल मिलाकर राम के नाम पर राज्यों और गरीबों को सजा दी जा रही है, उनके साथ धोखा किया जा रहा है और आर्थिक रूप से उनका बलिदान दिया जा रहा है। जॉन ब्रिटास ने कहा कि पीबीजी रामजी बिल मनरेगा को खत्म कर रहा है। महात्मा गांधी का नाम हटाना तो सिर्फ ट्रेलर था। उन्होंने कहा कि सरकार ने अधिकार आधारित गारंटी कानून की आत्मा को खत्म कर दिया और उसकी जगह एक शर्तिया, केंद्र द्वारा नियंत्रित योजना ले आई जो राज्यों और मजदूरों के खिलाफ है। 125 दिन तो हेडलाइन है, 60 और 40 का रेशो असली बात है। मनरेगा अकुशल मजदूरों के लिए पूरी तरह से केंद्र द्वारा फंडेड था। जी राम जी इसे डाउनग्रेड करता है, जिसमें राज्यों को 40% खर्च उठाना होगा। राज्यों को अब लगभग 50,000 प्लस करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। अकेले केरल को 2,000 से 2,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा। यह चुपके से लागत को शिफ्ट करना है, सुधार नहीं। यह नया संघवाद है। राज्य ज्यादा भुगतान करते हैं, केंद्र बच निकलता है, फिर भी क्रेडिट लेता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा की जगह नया कानून विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी पीबीजी रामजी बिल 2025 लाने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह प्रस्तावित कानून विकसित भारत 2047 के विजन के तहत ग्रामीण परिवारों को मिलने वाले गारंटीकृत रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 करेगा। योजना का फोकस सार्वजनिक कार्यों के जरिए ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, जल सुरक्षा, आजीविका से जुड़े ढांचे और जलवायु जोखिमों को कम करने पर होगा। नई स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होगी, लेकिन फंडिंग पैटर्न में बड़ा बदलाव किया गया है। उत्तर पूर्वी हिमालयी राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 90-10 का रेशो तथा अन्य राज्यों के लिए 60-40 का हिस्सा तय किया गया है, जबकि पहले मनरेगा में 100% खर्च केंद्र वहन करता था। बिल में खेती के पीक सीजन के दौरान काम पर रोक का प्रावधान है। रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था भी होगी। योजना के संचालन के लिए केंद्रीय और राज्य स्तर पर अलग अलग काउंसिल और स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाएंगी, जबकि पंचायतों को योजना के क्रियान्वयन और निगरानी की अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे वोट चोरी के मुद्दे से अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और विपक्षी इंडिया गठबंधन को अलग बताया है।
सोमवार को उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इंडिया गठबंधन का इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है और हर राजनीतिक दल अपने एजेंडे तय करने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और वोट चोरी को अपना मुख्य राजनीतिक मुद्दा बनाया है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मुद्दे खुद चुनेगी। इससे एक दिन पहले कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में मोदी सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए मेगा रैली की थी। रैली में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सत्ता के बल पर वोट चोरी करती है और चुनाव आयोग सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। सोमवार 15 दिसंबर को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया और कारोबार के अंत में 90.74 अस्थायी पर बंद हुआ। दिन के दौरान यह रिकॉर्ड इंट्राडे लो 90.80 तक गिरा, जो पिछले बंद भाव से 31 पैसे कमजोर था, जबकि कुल गिरावट 25 पैसे रही। फॉरेक्स ट्रेडर्स के मुताबिक भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता, आयातकों की ओर से डॉलर की मजबूत मांग और लगातार विदेशी पूंजी के बाहर जाने से रुपए पर दबाव बना रहा। HDFC सिक्योरिटीज के एनालिस्ट दिलीप परमार ने कहा कि रुपया एशियाई मुद्राओं में सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाला रहा। इस बीच वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा है कि भारत अमेरिका फ्रेमवर्क ट्रेड डील के काफी करीब है। महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों, जिनमें मुंबई भी शामिल है, के लंबे समय से लंबित चुनावों का कार्यक्रम राज्य चुनाव आयोग ने सोमवार 15 दिसंबर को घोषित कर दिया। राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सभी 29 नगर निगमों में वोटिंग 15 जनवरी 2026 को होगी और वोटों की गिनती 16 जनवरी को की जाएगी। इन नगर निगमों में कुल 2869 सीटों पर चुनाव होंगे, जिनके लिए लगभग 3.48 करोड़ वोटर मतदान के पात्र हैं। नामांकन प्रक्रिया 23 दिसंबर से शुरू होकर 30 दिसंबर तक चलेगी, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 31 दिसंबर को होगी। उम्मीदवार 2 जनवरी तक नाम वापस ले सकेंगे और प्रतीक आवंटन तथा अंतिम उम्मीदवार सूची 3 जनवरी को जारी की जाएगी। चुनाव में मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक, नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर जैसे प्रमुख शहरी निकाय शामिल हैं। कर्नाटक पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT ने अलंद विधानसभा क्षेत्र में कथित वोट चोरी के मामले में दाखिल चार्जशीट में बड़ा खुलासा किया है। चार्जशीट के मुताबिक 2022-23 के दौरान वोटर लिस्ट से जिन नामों को हटाने की कोशिश की गई, वे उन लोगों के थे जिनके पूर्व MLA सुभाष गुट्टेदार को 2023 के चुनाव में वोट देने की संभावना नहीं थी। मई 2023 के विधानसभा चुनाव में गुट्टेदार ने बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा और हार गए। वह बीजेपी और कांग्रेस दोनों से 2-2 बार अलंद के MLA रह चुके हैं। SIT ने आरोप लगाया है कि सुभाष गुट्टेदार के राजनीतिक फायदे के लिए करीब 6000 वोटरों के नाम हटाने के लिए गैर कानूनी आवेदन किए गए। हालांकि जांच में केवल 24 नाम ही वैध पाए गए, क्योंकि वे क्षेत्र से बाहर रह रहे थे। शुक्रवार को बेंगलुरु की मजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में गुट्टेदार, उनके बेटे हर्षानंद, सहयोगी टिपरुद्र, 3 डेटा सेंटर ऑपरेटर और एक अन्य आरोपी को साजिश में शामिल बताया गया है। SIT के अनुसार प्रत्येक डिलीशन अनुरोध के लिए डेटा ऑपरेटरों को 80 रुपए दिए गए और चुनाव से जुड़े दस्तावेज नष्ट करने की भी कोशिश की गई। वहीं सुभाष गुट्टेदार ने आरोपों से इनकार किया है। मामले में आगे की जांच जारी है और अतिरिक्त चार्जशीट दाखिल हो सकती है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को एक प्रोग्राम में दावा किया कि SIR के बाद राज्य की वोटर लिस्ट से करीब 4 करोड़ नाम कम हुए हैं, जिनमें से 85 से 90% भाजपा के मतदाता बताए जा रहे हैं। यह बयान भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के अभिनंदन समारोह में दिया गया। योगी ने कहा कि यूपी की आबादी करीब 25 करोड़ है, जिसमें 65% से अधिक लोग 18 साल से ऊपर हैं। इसलिए वोटरों की संख्या लगभग 16 करोड़ होनी चाहिए। हालांकि जनवरी 2025 की लिस्ट में 15.44 करोड़ नाम थे, जो SIR के बाद घटकर करीब 12 करोड़ रह गए। उन्होंने नए भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी को टास्क देते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील की कि हर बूथ पर घर घर जाकर पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाएं। चुनाव आयोग ने SIR फॉर्म जमा करने की समय सीमा बढ़ाई है, इसका बेहतर उपयोग करें। योगी ने पार्टी पदाधिकारियों को अगले महीने प्रकाशित होने वाली मसौदा सूची का अवलोकन करने और 2027 के चुनाव को छल कपट का जवाब देने का मौका बताया। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखा पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर योगी के बयान का सीधा जवाब देते हुए लिखा
कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि एसआईआर में 4 करोड़ वोटर शामिल नहीं हुए, जिनमें से 85 से 90% भाजपा के हैं। अखिलेश ने इसके कई मतलब निकाले। उन्होंने लिखा, इस बात का पहला मतलब तो ये हुआ कि पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक प्रहरियों की सतर्कता से भाजपा का मनमाफिक जुगाड़ नहीं हो पाया। दूसरा मतलब ये हुआ कि साक्ष्यों के अभाव में हटाए गए ज्यादातर वोटर भाजपा के निकले, यानी गड़बड़ी भाजपा की ओर से थी। कम से कम 3 करोड़ 40 लाख भाजपा मतदाता कम हो गए। 403 विधानसभा सीटों पर प्रति सीट औसतन 84,000 वोटों का नुकसान जो वैध नहीं थे। इससे भाजपा आगामी चुनाव में रेस से बाहर हो जाएगी, जबकि यह पीडीए की जीत का गणित बनेगा। अखिलेश ने आगे कहा कि चुनाव आयोग ने सत्ताधारी दल के नुकसान को देखकर ही समय सीमा बढ़ाई है, लेकिन पीडीए प्रहरी अब दोगुनी सतर्कता से काम करेंगे और किसी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने नारा दिया कि तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।